हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बेटा अभी लेक्चर ये स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आगे फॉरवर्ड हो गए। मेरा शक्ल आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में नहीं दिखाई देगा बिकॉज मैंने जो लेक्चर को रिकॉर्ड किया था उस समय बेटा मेरे पास कैमरा नहीं था और हार्डवेयर थोड़ा सा रिसोर्सेज कम होती है ना शुरुआत में, तभी मेरी भी शुरुआत है यार, तो उतना रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पूरे लगन से आपको पढ़ाया है। वन शॉट में जितना डिटेल में जितने काम की बातें हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करा है। आपको बस क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से उस लेक्चर को देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, ओके। और तुम्हें अगर मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया, और लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, जिससे क्या हो सके ये वीडियो को यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचा सके, ओके। और तुम भी अगर शेयर कर सकते हो तो बच्चों को ज़रूर शेयर करना, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर राइट का लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं आएगा, रीज़न बिंग कि तुम्हारे बस असाइनमेंट में आते हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन वगैरह आने वाले नहीं है, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। इसका लेक्चर भी तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इसको लेकर के आऊँगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का आखिरी लेक्चर होने वाला है और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट विद एक्सटेंसिव एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कि आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। हम लोग एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज से पूरी तरीके से क्या हुए, घिरे हुए हैं। आप देख सकते हो जैसे कि अभी आप इस लेक्चर को देखने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, ये सर्विस हो जाती है, ओके। आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये गुड्स के एग्जाम्पल में आता है। गुड्स यानी कोई भी सामान, सर्विसेज यानी जो बेसिकली आप सर्विस लेते हो जिसको आप देख नहीं सकते हो बट आप उसका बेनिफिट ले रहे होते हो। जैसे आप टेलीकॉम सर्विसेज हो जाती है, हेल्थ केयर सर्विसेज हो जाती है, एजुकेशनल सर्विसेज हो जाती है, ठीक है ना। फ्रॉम कटिंग एज डिजिटल कैमराज एंड मोबाइल फोन्स टू द स्टेट आर्ट ऑफ द टेलीविजन। देखोगे एक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कैमराज हो गया, से लेकर के एक बड़ा से बड़ा टेलीविज़न तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। और देखोगे हमारे इनको जो बनाने वाले जो लोग हैं ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है। समझोगे आज के समय में जो आपका प्रोडक्ट होगा, हो सकता है आप सैमसंग का फ़ोन देख रहे हो, सैमसंग एक जो कंपनी है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है, बट आप देखोगे वो आकर के इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। और आपको ये भी बात पता होगा कि सैमसंग की केवल ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन ही आता है, सैमसंग के अनगिनत चीज़ें आती है, जैसे कि आप देख सकते हो टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मॉनिटर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज मिरर दिस ट्रेंड विद द plethora of the new car models grazing Indian roads each season. A far carry from this day dominated by the ambassador and फिएट व्हीकल्स। एक समय था जब हमारे देश में एम्बेसडर और फिएट कार्स ही चला करते थे, बट आज के समय में देखोगे हमारे देश में न जाने बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रही है। जैसे कि आप सुजुकी देख सकते हो, आप देख सकते हो निसान हमारे देश में था, टोयोटा आ चुका है, बहुत सारी कंपनियां जो आउटसाइड द इंडिया में रहती थी और वो इंडिया में आकर के अपने हर समय एक नए नए मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट कर रही हैं और लोगों को वो मॉडल बहुत पसंद आ रहा है। हम लोग बहुत सारी वैरायटी ऑफ कार्स है जिनको कार परचेस करना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको वो परचेस कर सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द दिस एक्सपोजर ऑफ द ब्रांड एक्सटेंड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। देखोगे केवल ये ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर मोबाइल सेक्टर में ऐसा नहीं है, स्मार्टफोन सेक्टर में ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे आपके पास वैरायटी है। आप क्लॉथिंग्स में देख लो, आपके पास पैंटालून्स है, आपके पास बहुत सारे बीयंग्स है, बेवकूफ.com है, आपके पास न जाने कितने सारे ब्रांड्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स पड़े हुए हैं। ब्रेवरेजेस में देख सकते हो, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कैंपा कोला हो गया, आपके पास स्ट्रिंग्स है, न जाने कितने सारे ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल है जो कि ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, अल्टीमेटली कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट विद द मेनी एंड मेनी चॉइसेस। आपके पास कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये प्रोडक्ट खरीदे कि वो प्रोडक्ट खरीदे, इसमें ये बेनिफिट है उसमें वो बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं हो पा रहा है, इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आज की इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और फिर इंडियन इकोनॉमी में क्या इसका बेनिफिट है, किस तरीके से हम लोग बेनिफिट उठा पा रहे हैं, क्या इसका रिलेशन है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशंस इन द मार्केट लैंडस्केप आर रिलेटिवली रीसेंट, मार्किंग अ स्टार्क डिपार्चर फ्रॉम द लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल जस्ट 2 डेकेड्स एगो। मतलब आज से 20 साल पहले की अगर बात करें बेटा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। हमारे देश में जो चीज़ें थी, जो चॉइस था कस्टमर के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था। हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों के पास परचेज करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के समय में देखोगे बहुत सारे एक्सटेंसिव लेवल पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के। जितना आपके पास पैसा है, जितनी आपकी इच्छा है, उतनी प्रकार की प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल दिखाई देते हैं। विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आवर मार्केट हैव अंडरगोन अ प्रोफाउंड मेटामॉर्फोसिस, प्रॉम्प्टिंग अस टू पॉन्डर द फैक्टर्स ड्राइविंग दिस रैपिड चेंजेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द पीपल्स लिविंग। देखोगे बहुत ही कम समय में हमारे जो जीने का तरीका था, सोचने का तरीका था, जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स का यूज करते थे, वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई है। जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो बढ़ गया। आज की बात करते हैं 2014 के पहले हम लोग इंटरनेट भाई साहब 1 GB रिचार्ज करवाते थे 250 रुपए का, ठीक है ना। उस समय तो मैं भी स्कूल में था और यकीन नहीं होगा आपको कि जो 250 रुपए का रिचार्ज एक महीने का करवा लेता था ना भाई साहब, उसको अमीर माना जाता था, पूरी कम्युनिटी में उसकी इज्जत होती थी, ठीक है। उस समय इंटरनेट चलाना वॉज लाइक भाई बहुत बड़ा सपना है। आपको इंटरनेट चलाने का बस एकमात्र ऑप्शन हुआ करता था, घर के आसपास जो भी साइबर कैफे है वहां पे जाइए, 1 घंटा बैठिए, बस बात खत्म। आप फेसबुक अकाउंट बनाना, जीमेल अकाउंट बनाना, कई लोग तो फेसबुक अकाउंट बना लेते थे ना। जब मैं क्लास 9-8 में था तो जिनके पास फेसबुक अकाउंट था वो शो ऑफ करते थे, भाई साहब मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, मेरे पास जीमेल अकाउंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देता था। तो आज के समय में देखो ये सब चीज़ें कॉमन हो गई है। आज के समय में यार फेसबुक तो कोई चलाता नहीं है, लोग बोलते हैं तो अंकल आंटी वाला चीज़ है। आज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे चीज़ें चलती हैं, आपके पास रील्स आ गया है, शॉर्ट्स आ गए। आपकी लाइफ जो है किस तरीके से बदल गया। जियो 2016 में आया, उसके बाद किस तरीके से बोलते हैं ना, रिवॉल्यूशन कर दिया। डिजिटल रिवॉल्यूशन हमारे देश में जियो के कारण हुआ। और केवल जियो नहीं, स्मार्टफोन सेक्टर में 2008 में आईफोन आया। उसके पहले क्या, बस नॉर्मल कीपैड वाला फोन आया करता था नोकिया का, जिसको चला के मारो तो किसी का सर फूट जाए। बट जब 2008 में एप्पल आया, तो एप्पल ने बेसिकली, एप्पल पुरानी कंपनी है, बट 2008 में जब उन्होंने आईफोन को लॉन्च किया तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लोगों के दिमाग से निकाल दिया। कहा कि देख यार, हमेशा तेरे को पत्थर नहीं है, पत्थर चाहिए तो तेरे पास घर में है वो पत्थर, तेरे को एक स्मार्टफोन स्लिम होना चाहिए जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आए, वो स्मार्टफोन चाहिए तो तू एप्पल के पास आ। और क्या हुआ, समय के साथ साथ जो फ़ोन की क्वालिटी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनका लुक है, उनका जो एक्सपीरियंस है, इन हैंड फील जो होती है, उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया। यानी आप कह सकते हो कि चीज़ें बहुत ही रैपिड तरीके से चेंज हुई हैं और आप समय के साथ नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जो ये चेंज हुआ है, स्विफ्ट जो चेंजेस हो रही है, बहुत तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है, इसको समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जो भी फैक्टर है जो एनालाइज करना चाहिए हमें, ठीक है ना, रेमिफिकेशंस करने चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल को, अपने सोसाइटी एज अ होल, हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ चेंज हो रही है, कितनी तेज़ी से बदल रही है, किस तरीके से हम लोग अपडेट रह सकते हैं, क्या इसके रीज़न है, मतलब हर एक चीज़, मतलब बहुत सारे चीज़, मच मोर थिंग आप सीखने वाले हो, ठीक है। पहले पढ़ते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। ध्यान देना, अंटिल द मिड 20th सेंचुरी, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी के बीच में प्रोडक्शन प्राइमरली अकर्स विद द नेशनल बॉर्डर्स। देखो कि जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था एक देश के भीतर ही हुआ करता था, वहीं पे रॉ मटेरियल मिलते थे, वहीं पे खाने का चीज़ बनता था, वहीं पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनता था। उसके बाद क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री कॉल, ठीक है ना, उसके बाद वो बन करके किसी और देश में जाता था। और आपको पता है कि हमारा देश किसी एक देश के अंदर कभी गुलाम हुआ करता था, ठीक है, हम लोग कॉलोनी थे किसके, ब्रिटिशर्स के। टिपिकली एक्सपोर्टेड द रॉ मटेरियल एंड फूड्स आइटम व्हाइल इंपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स। हम लोग क्या करते थे, हमारे देश से जो रॉ मटेरियल वो लेकर के जाते थे, हमारे देश से ही वो फूड के आइटम्स को लेकर के जाते थे, फिर वो इंडिया के बाहर ले जाकर के ब्रिटेन में प्रोसेस करते थे, फैक्ट्रीज में बनाते थे, और फिर वही प्रोडक्ट्स को हमारे देश में ला करके महंगे दामों पे बेचा करते थे, जिससे हमें ही लॉस हुआ करता था, ठीक है ना। ट्रेड सर्व एज द प्राइमरी कंडल्ड लिंकिंग द डिस्टिंक्ट नेशन ड्यूरिंग द पीरियड। उस समय क्या था कि ट्रेड जो होता था ना, व्यापार होता था, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बताना चाहूंगा, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में फर्स्ट टाइम आए थे ना, वो भी ट्रेड के लिए ही आए थे। वो आके ट्रेड करना शुरू किए, फिर ट्रेड के एंड में आप सबको पता है फिर हमारा दशा क्या हुआ, ठीक है। हाउएवर द इमर्जेंस ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, आज के समय में हमारे देश में या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में बात करें, बहुत सारे एमएनसीज बनने लगे। एमएनसीज क्या होते हैं, बेसिकली ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती है, कंपनी
कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। जैसे गूगल देखोगे अमेरिका की बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे देश में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट भी देख सकते हो, विंडोज, उसके विंडोज सॉफ्टवेयर कितने पॉपुलर है, एमएस ऑफिस कितनी पॉपुलर है। आप बात करते हो एप्पल भी एक बहुत बड़ा एमएनसी है। आप सैमसंग की बात करते हो, हमारे देश में रिलायंस आपको एमएनसी के रूप में देखने को मिलती है, हमारे देश में टाटा आपको देखने को मिलता है एमएनसी के रूप में। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल है, मतलब बहुत एक से ज्यादा देशों में उनका क्या है, कारोबार है। ओके, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं दिस लैंडस्केप, कोई चीज़ों को वो बदलते हैं। एमएनसी कंपनी जो होती है ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन मल्टीपल कंट्रीज के भीतर। बिगेन स्टेबलाइजिंग द ऑफिस, ये अलग अलग कंट्रीज में अपना ऑफिसेज खोलते हैं, फैक्ट्रीज खोलते हैं पूरे दुनिया भर में, ठीक है ना। और वहाँ पे जो सस्ते लेबर जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे लोग सस्ते दाम पे काम करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके बाद किसी विकसित देश में या दूसरे अन्य देशों में जाके बेचते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिट क्या हो पाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यूएसए की कंपनी है कौन, एप्पल, ठीक है ना। एप्पल पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, बट ये एप्पल क्या करती है, फोन को डिजाइन करती है, ठीक है। डिजाइन कहां पे करेगी, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ओके, बट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। और ये मैन्युफैक्चरिंग कहां करवाते हैं, चाइना में जाकर के। क्योंकि चाइना में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, फैक्ट्री लगा करके, जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं बेसिकली, वो काफी ज्यादा कम सैलरी लेते हैं एज कंपेयर टू द अमेरिकन के। क्योंकि अमेरिकन काम करेंगे तो हो सकता है $1000 ले, लेकिन वही बात करते हैं चाइना जो काम करता है वहां पे 1000 रिमिम्बी लेते हैं। बेसिकली वहां का जो युआन जो करेंसी है, रिमिम्बी जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं। अब उसकी जो वैल्यू है, लेट्स एग्जांपल मैं बोलता हूं, इनकी वैल्यू हो सकता है अमेरिकन डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ $500 हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को जो एप्पल है उनको तो सस्ता पड़ गया ना यार, कि चाइना में हमारे सस्ते दाम पे फोन बन जा रहे हैं, लेबर का काम वो कर लेते हैं, दिमाग चलाने का काम हम लोग कर लेते हैं। और जब फोन बन जाता है तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चाइना से ले आकर के अमेरिका में बेच देंगे, जिससे हमारी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। आज के समय में आप लोग सुनते होंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है यहाँ पे। इसके तहत हमारे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है कि जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो सब फैक्ट्रीज को हम लोग इंडिया में सेटअप करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी लेबर बहुत है। हमारे लेबर का मतलब कि हमारे लोग बहुत है जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं वो फैक्ट्री अगर इंडिया में खुलना स्टार्ट हो जाए तो उन वहाँ पे काम करने का मौका इंडियंस को मिलेगा, जैसे इंडियंस को वो सैलरी मिलेगी। हाँ, एप्पल्स को क्या फ़ायदा होगा, तो एप्पल को भाई सस्ता लेबर मिल रहा है, ओके, एक स्टेबल कंट्री मिल रहा है, और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें जॉब मिल रही है। तो एक तरीके से देख सकते हो कि इनिशियल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, और एक बिंग अ कंपनी उसके लिए तो बेनिफिशियल है क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। फॉर द इंस्टेंस कंसिडर द सिनेरियो वेयर एमएनसी इज नॉट ओनली सेल इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली बट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स देम अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे इसी चीज को बताया कि एमएनसी केवल ऐसा नहीं है कि एमएनसी केवल बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे सैमसंग वियतनाम में भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर करता है, साउथ कोरिया में भी मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करता है। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया में सबसे बड़ी मोबाइल की जो फैक्ट्री है सैमसंग की, इंडिया में ही सेटअप है। दुनिया में कहीं भी सैमसंग की इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है जो कि इंडिया में नोएडा में सेटअप है। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिंग सैमसंग जो कि ग्लोबल कंपनी है, साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, वो वर्ल्ड में हर एक देश में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, और केवल हर एक देश में प्रोडक्ट को ही नहीं सेल कर रही है बल्कि बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। हाउएवर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग होती है, वो साउथ कोरिया के सियोल, जो कि वहाँ का कैपिटल है, वहीं पे होता है, जो कि सैमसंग का हेडक्वार्टर है। बाकी जानकारी के लिए अगेन यू कैन रेफर टू द विकिपीडिया एंड ऑल द थिंग्स आर ओवर देयर, आप उनको रिसर्च कर सकते हो। दिस ग्लोबल प्रोडक्शन अप्रोच इन्वॉल्व डिवाइडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। इसके क्या होता है कि जो पूरा प्रोसेसिंग जो होता है उसको आप छोटे छोटे भाग में बांट देते हो, जिससे क्या होता है कि आप वर्ल्ड वाइड चीज़ों को अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हो, और आपका बोलते हैं ना पार्ट्स में बढ़ जाता है तो प्रेशर भी नहीं होता और चीज़ें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी हो जाती है। चाइना अपील्स लाइज इन इट्स लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वाइल मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप प्रॉक्सिमेटली टू यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स प्रूव द एडवांटेजियस। मतलब क्या होता है, चाइना में देखो मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, जो भी मैंने एप्पल का एग्जांपल लेके आपको समझाया है। वहीं देखोगे मैक्सिको में, ईस्टर्न यूरोप में देखोगे ना, तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा बनाते हैं और ज़्यादातर यहाँ से लेके जाते हैं।
ओके आगे बात करते हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट द हाईली स्किल इंजीनियर्स। हमारे देश में बहुत ज़्यादा हाईली स्किल इंजीनियर्स निकलते हैं, टेक्निकल एक्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा आगे हम लोग निकलते हैं। और तो और हमारे देश में खूबी ये है, क्यों हमारे देश में ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज है इंटरेस्टेड है अपने फैक्ट्रीज को लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। वेराइज बात करते हैं चाइना, तो चाइना एक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं लेमैन लैंग्वेज में, वो चाइनीज़ भाषा में बात करते हैं। लेकिन हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिट साबित होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को पता नहीं कि लैंग्वेज का जो बैरियर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब ऑलरेडी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे बात करते हैं, द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन डिस्पर्सन टू एमएनसी आर द सब्सटेंशनल, ऑफरिंग देम अ कॉम्पिटिटिव एज एंड मॉडर्न मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो एमएनसी अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन भी होता है कंट्रीज के अंदर ब्रांड्स के बीच में। जैसे आपको टीवी लेना है तो आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स निकल के आते हैं, आपके पास सोनी आ जाता है, एलजी आ जाता है, आपके पास सैमसंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास भी अलग अलग कंपनी, जैसे कि आप वीयू करके एक कंपनी आता है वो आ जाता है। उसके बाद आपके पास एमआई का ब्रांड आ जाता है। उसके बाद रियलमी का अगर यूज़ करते तो रियलमी की टीवी आ जाते हैं। आपके पास वन प्लस भी टीवी ऑफर कर रहा होता है। आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखो कहीं ना कहीं देखो कि इसमें से सारे कंपनी एक तरीके से आउट ऑफ इंडिया वाले ही हैं, ठीक है, सारे एमएनसीज हैं, लेकिन आपके पास एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है कि आप किस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो। आगे बात करते हैं इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन एंड अक्रॉस द कंट्रीज। देखो हम लोग क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज में। देखो ध्यान देना, पूरे कंट्रीज में समझो कैसे यहाँ पे, इन जनरल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्ट्रैटेजिकली एस्टैब्लिश द प्रोडक्शन फैसिलिटी क्लोज टू द मार्केट। देखो जनरली क्या होता है ना, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, हम लोग वो मार्केट के करीब बनाते हैं जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को सेल करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग मार्केट में वो प्रोडक्ट को हमेशा सप्लाई के रूप में वहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा और हमारी सेल्स क्या हो, इंक्रीज हो। विद द रेडिली अवेलेबल स्किल एंड अनस्किल लेबर एट लो कॉस्ट। हमारे पास बहुत सारे लेबर भी होने चाहिए, अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट में लोग रह रहे हैं, बेसिकली वो सिटी है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्किल नॉन स्किल दोनों प्रकार के लेबर बहुत ही कम कॉस्ट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अलॉन्ग विद द अस्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर प्रोडक्शन फैक्टर्स। यहाँ पे अदर जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ों को प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, आपको कंडीशन जो चाहिए होता है, वो सारे अवेलेबल हो जाते हैं। एडिशनली एमएनसीज में सीक फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। एमएनसी को ये भी चाहिए होता है कि जो गवर्नमेंट है फेवरेबल होना चाहिए, मतलब उन सब चीज़ों को सपोर्ट करे, कंपनीज को हेल्प करे, जिससे कंपनी अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्शन को कर पाए। कंपनी चाहती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे उनको दिक्कत हो। जैसे कि मान लो कोई चाइनीज कंपनी है, तो वो क्या सोचेगी, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज कंपनी को हमेशा वेलकम करे, उनको टैक्स कम लगाए, उनको जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, ना कि उनको दिक्कत क्रिएट करे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अभी आज के समय में देखो कि टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, बहुत सारे जो चाइनीज़ कंपनीज थे उनको इंडिया में बैन करती है, जिसके लिए क्या हुआ, जो चाइनीज़ कंपनी उनको इससे दिक्कत हो रही है। वीवो, ओप्पो, शाओमी जो हमारे देश में टैक्स का इन्वेजन करते हैं तो उन पे एक्शन ले रही है। तो कहीं ना कहीं एक उनके हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल नहीं है, लेकिन कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है। तो देखो कई बार कंपनीज क्या होती है, अच्छे प्रैक्टिसेस करने के लिए, कई बार कंपनी देखो क्या होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस भी करती है, बट मेजोरिटी ऑफ द केस में कंपनी अच्छे काम करती है अपना। कहीं ना कहीं देखो फैक्ट्री लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट भी कस्टमर्स को मिलते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कंपनीज की जो बिजनेसमैन की है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको एक बोलते हैं ना प्रियोरिटाइज कर किया जाए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए, सो डैट कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हैं ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को, ठीक है ना। अ टॉपिक टू बी एक्सप्लोर फर्दर इन दिस चैप्टर, आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। वंस अस्योर्ड ऑफ दिस कंडीशन, एक बार एमएनसी देख लेती है कि चलो इस कंट्री में पर्टिकुलरली देखा जाए सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफर करती है कि आप हमारे देश में आइए, आकर के आप जहाँ बोलेंगे वहाँ हम लोग आपको ज़मीन अवेलेबल करवाएंगे जहाँ पे आप फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। आप
आपको लोन हमारे देश में मिल जाएगा हमारे बैंक्स के थ्रू। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमारे बैंक से अगर कंपनियां लोन लेगी तो इंटरेस्ट भी तो हमारे बैंक को ही पे करेंगे ना, तो इससे हमारे भी बेनिफिट है। आपने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा हुआ है बैंक कैसे काम करती है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं बोलूँगा जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, आपको चैप्टर 3 का रिकॉर्डिंग लेक्चर वन शॉट में मिल जाएगा। आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैंक कैसे काम करती है वगैरह वगैरह बातें। ठीक है, तो आपको बैंक को बेनिफिट मिलेगा, प्लस हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना फैक्ट्री सेटअप करने में जितना लेबर्स लगेंगे तो हमारे लोगों को ही ना रोजगार मिलेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। प्लस फैक्ट्री जब बन के रेडी हो जाएगा तो हमारे देश में प्रोडक्शन होगा, तो हमारे यहाँ छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं हमारे देश की कंपनियाँ से ही वो खरीद लेंगे। जैसे हमारे छोटे जो कंपनियाँ उनको भी बेनिफिट होगा, प्लस हमारे जो लोग हैं उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट सेल भी होगा, सेल होगा प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब तरीके से अच्छा है। और एमएनसी ये भी देखती है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, रूल्स एंड लॉ कैसा है, सब कुछ एक बार देख लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है तो एमएनसी इन्वेस्ट करती है। एसेट्स सच एज लैंड खरीदती हैं, बिल्डिंग खरीदती है, मशीनरी खरीदती हैं, इक्विपमेंट्स खरीदती हैं, ठीक है ना। और इसको बेसिकली हम लोग टेक्निकल टर्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक्सपेक्टेशन के साथ कि आगे चल के इससे आप प्रॉफिट कमाते हो। समटाइम्स जो एमएनसीज होते हैं इंगेज होते हैं जॉइंट प्रोडक्शन में, वेंचर्स में, जैसे लोकल कंपनीज के साथ। जैसे कि हमारे देश में जब स्टार्टिंग में देखोगे ना, हीरो होंडा साथ में काम किया करते थे, ठीक है ना। हीरो होंडा जो है साथ में काम किया करते थे। होंडा जो है जापानीज कंपनी और हीरो क्या है इंडिया की पंजाब बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना, जो कि पहले हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, इंडिया में क्या हुआ है, एक समय पे इनको लगा कि नहीं यहाँ पे ना टू व्हीलर बाइक्स जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो इन्होंने, इनके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं थी लेकिन ये इंडिया के मार्केट को अच्छे से समझते थे। नतीजा क्या हुआ, ये गए जापान में जाकर के होंडा से इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। बोला कि भाई देख, तेरे को बाइक बनाना आता है, मेरे को बेचना आता है, तू टेक्नोलॉजी मेरे को बता, अब मैं बाइक इंडिया में अपन मिल के 50-50 काम करते, जॉइंट वेंचर बेसिकली पार्टनरशिप करना, ठीक है ना। तो मिल के साथ में काम करते और बेचते थे। इसीलिए हीरो होंडा ने अपने बाइक्स को 2010 तक बहुत दबा के बेचा, इंडिया में एक लीडिंग मार्केट कैप्चर करके रखा था। और उसके बाद फिर दोनों का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया। आज देखोगे हीरो अलग अपना स्प्लेंडर, फैशन प्रो वगैरह सीरीज को निकालता है। वहीं बात करते हैं होंडा अपनी शाइन हो गया, अभी बहुत सारे सीरीज हो गया, जैसे एक्टिवा हो गया, ये अपना अलग निकालता है। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो मारुति सुजुकी। मारुति इंडिया की कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती थी। वहीं सुजुकी जो है वो जापान बेस्ड कंपनी थी। अगेन मारुति के पास एक कंपनी बना लिया गया और इंडिया में मकसद ये था कि हमारे लोगों के पास एक एफोर्डेबल प्राइस में एक हैचबैक कार घर पे आ जाए। मतलब लोगों के पास एक तो सपना था ना कि हमारे घर पे दरवाजे पे भी एक कार खड़ा हो। तो इस सिचुएशन में उन्होंने जापान के कंपनी से पार्टनरशिप करा सुजुकी से, और अगेन मारुति सुजुकी बना और जॉइंट वेंचर ने इंडिया में तहलका मचा दिया। ऑल्टो जो सीरीज़ हुआ करते थे बहुत ज़्यादा चला। उसके बाद ओमनी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चला। आपको पता होगा बॉलीवुड में बच्चों को किडनैप करने के बहुत काम आती है वाइट रंग की गाड़ी, ठीक है। ओमनी सीरीज़ आप नेट पर सर्च करोगे या फिर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये है आपका ओमनी सीरीज़। देखोगे बच्चों को किडनैपिंग में बहुत काम आती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जॉइंट वेंचर का ही एग्जाम्पल था, ओके। जहाँ पे मारुति जो कंपनी थी वो इंडिया गवर्नमेंट ओन करती थी और सुजुकी जापानीज कंपनी थी। बाद में अलग बात है कि सुजुकी ने मारुति को टेक ओवर कर लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपना जो स्टेक था उसको सेल आउट कर दिया, जिससे क्या हुआ आज के समय में केवल सुजुकी बची है। मारुति को किल कर दिया। बेसिकली समझ लो कि सुजुकी ने मारुति को ही खरीद लिया। ओके, आगे बात करते हैं, ये ऑफर करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट कई बार, ठीक है ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे देश में एडवांस प्रोडक्शन लाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाते हैं। ओके, हाउएवर द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द एक्रूअल लोकल कंपनीज। क्या करती है, लोकल कंपनीज को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया में देखोगे फ्लिपकार्ट इंडिया बेस्ड कंपनी थी, इंडिया के स्टार्टअप थी। और आपको पता है एक यूएस की कंपनी है वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, अमेजोन की कॉम्पिटिटर है। ओके, amazon.in आप यूज़ करते हो। अमेजोन इंडिया में आया। अब देखो, समझो कहानी, समझो यहाँ पे अमेरिका में अमेजोन लीड करता है ऑनलाइन शॉपिंग में और वॉलमार्ट ऑफलाइन में करता है लीड। जैसे कि ऑफलाइन में अपना डीमार्ट वगैरह है ना, बिग बाजार हुआ करता था, वैसे में वॉलमार्ट लीड करता है। और अमेजोन और वॉलमार्ट की लड़ाई सबको पता है, सांप और बोलते हैं ना नेवले वाली लड़ाई है। दोनों एक दूसरे को एक रत्ती बर्स नहीं सुहाते हैं। तो वॉलमार्ट का कहना था कि हम अपन भी ऑनलाइन बिजनेस में आएंगे, और इंडिया एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट उनको दिखाई दिया। अब जब वो इंडिया में आए तो उनको लगा यार कि वॉलमार्ट को तो कोई जानता नहीं है इंडिया में, अमेरिका थोड़ी है ये। यहाँ पे तब तक अमेजोन था, अपना नाम बनाना चालू कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, फ्लिपकार्ट है उसको 2018 में परचेस कर लिया।
ठीक है, बेसिकली एक्वायर कर लिया यहाँ की एक लोकल कंपनी को, ठीक है, एक्वायर कर लिया लोकल कंपनी को। और फिर क्या किया इन लोगों ने, एक्वायर करने के बाद इन्होंने इंडिया में अपना काम चालू कर दिया। और आज के समय में आपको पता है फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी नहीं है, एक ये अमेरिकन कंपनी हो चुकी है, बेसिकली वॉलमार्ट के अंदर में आती है। आज के समय में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट चला रही है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कार्लिल फूड्स का, जो कि स्मॉलर कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, जो कि लेवरेज करते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केट रेपुटेशन को देखते हैं और इनहांस करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को। आगे बढ़ते हैं, Many top MNC possess wealth surpassing the budget of developing countries' governments, wielding the significant power and influence। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि कई कंपनीज तो ऐसी होती हैं, बहुत सारे MNCs ऐसे होते हैं, उनके पास इतनी वेल्थ होती है, इतने पैसे होते हैं कि जो एक कंट्री की गवर्नमेंट की जो बजट होती है ना, उससे भी वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो कंपनियाँ क्या होती है, इतनी पावरफुल होती है। और कई बार तो ये क्या करते हैं, कंट्री में आते हैं आपके, तो आपके यहाँ कंट्री में गवर्नमेंट में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब छोटा सा कंट्री है, मान लो भूटान का एग्जांपल लेते हैं, पिद्दी सा कंट्री है, वहाँ पे मान लो गूगल काम कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसा जाइंट कंपनी काम कर रही है। अब बताओ भूटान की क्या औकात, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। अब उस केस में जो गूगल होंगे, माइक्रोसॉफ्ट होंगे, उनके पास ज़्यादा पावर होगी, उनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, वहाँ के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट को कई बार उनके सामने जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके सामने झुकना भी पड़ सकता है, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ द बहुत सारे चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। तो कई बार ये चीज़ नेगेटिव रोल पे भी काम करती हैं, ठीक है। अनदर मेथड बाई विच द MNC कंट्रोल द प्रोडक्शन इट बाई आउटसोर्सिंग द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखो क्या होता है, दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि MNC अपने प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, एप्पल जो है ना, एप्पल अपने फ़ोन को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि एक कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है ना, फॉक्सकॉन को बोल के रखता है कि भाई देख तू आईफोन बनाया करेगा, ठीक है, मेरे को आईफोन वगैरह नहीं बनाना, इतना मेरे पास टाइम फालतू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिज़ाइन करेगा एप्पल को, कैलिफोर्निया में बैठ के मेरे को मस्त आईफोन बनाना है, वो अपना मैकबुक को डिज़ाइन करूँगा, मैं उसके प्रोसेसर पे काम करूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा, बनाने का काम तू है, लेबर वाला काम तू देख, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज लाइक गारमेंट्स के केस में भी होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े एलन सोली, या फिर ये तो इंडियन कंपनी हो गई एलन सोली, आउट ऑफ इंडिया की जैसे गुची हो गई, पराडा हो गई, ऐसे जो कंपनियाँ होती हैं ना, वो बांग्लादेश में किसी लोकल कंपनी से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा लेती है, 500-600 का टी-शर्ट फिला करके अमेरिका में भेजती है और हम शोरूम में बेचती हैं 5-5-6 हज़ार के, और लोग परचेज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आउटसोर्स कर देते हैं। यहाँ पे फुटवेयर के साथ भी वही है, शूज़ वगैरह की बात करते हैं, स्पोर्ट्स आइटम के साथ भी सेम होता है, ओके। दिस प्रोडक्ट आर सोल्ड अंडर द MNC ब्रांड नेम्स, ठीक है। इस पर केवल ना, जैसे बैट बनाया मैंने, क्रिकेट बैट है ये, इसके ऊपर मैंने अपना ब्रांड का नाम चिपका दिया, बाकी अंदर का प्रोडक्ट है वो एक ही बंदा बना रहा है। हो सकता है ये एडिडास है और हो सकता है दूसरा कंपनी ये रिबोक है, ठीक है, दो कंपनी है, ओके। अब एक शूज़ बनता है, ठीक है, आउटसोर्स होकर के, शूज़ तो नहीं बोलेंगे, चलो एक बैट बनता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। मान लो एक बैट बनता है, तो बैट जो बना ना, उस पर एडिडास अपना ब्रांड लगा देगा और रिबोक अपना ब्रांड लगा देगा, बस यही फ़र्क है। हो सकता है कि दोनों का जो बैट है एक ही बंदा बनाता हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दोनों का फार्मूला अलग होगा, अगेन एडिडास अपना फार्मूला बता कर रखेगा कि मेरे को यही चीज़ डाल के चाहिए, और रिबोक अपना बता कर रखेगा, तो ऐसे होता है। और ये कंपनी का काम क्या होगा, केवल मैन्युफैक्चरिंग करना। इससे क्या होता है, ये दो कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं, और ये कंपनी केवल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर सकती है, ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये बोला है ग्रांटिंग द अथॉरिटी ओवर द प्राइसिंग, क्वालिटी एंड डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन, ठीक है ना। ये अथॉरिटी देते हैं कि भाई साहब देख, क्वालिटी तो जो बताया उसके हिसाब से बना ले, डिलीवरी वगैरह सब कुछ ये देख लेते हैं। बैक एंड पे मतलब सारा काम ये दूसरे कंपनी से करवाते हैं, फ्रंट एंड पे बस यही रहते हैं, ठीक है ना। थ्रू द पार्टनरशिप, सप्लाई अरेंजमेंट, कंपटीशन, एक्वाजिशन, MNC एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब। MNC का देखा जाए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्शन को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, ओके। लिंकिंग वाइडली डिस्पर्ट लोकेटेड इंडियन इंटीग्रेट प्रोडक्शन नेटवर्क, ओके। आपका एग्जांपल इसका लूँ, लेमन ब्रदर्स, ठीक है। लेमन ब्रदर्स एक कंपनी थी, ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, अचानक से 2008 में क्रैश कर गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कंपनी के क्रैश होने से क्या इम्पैक्ट आया सर, डूबने से क्या इम्पैक्ट आया, फ्रॉड हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। ये इसके डूबने से क्या इम्पैक्ट आया सर, 2008 में ना रिसेशन आ गया था, रिसेशन एक कंपनी के डूबने से, क्योंकि इसके साथ ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। हमारे देश में सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम आ गया सामने, बहुत सारी कंपनियों का स्कैम सामने आने लगा। बोलते हैं ना, एक लहर उठता है तो उसमें सब कुछ चपेट में आते हैं, वो ऐसा था। तो मतलब MNC का इतना बड़ा रोल होता है,
आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लोगे। ओके, आगे बात करते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ध्यान देना, फॉर द सेंचुरीज फॉरेन ट्रेड हैव सर्व द प्राइमरली लिंक कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड जो होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो क्या करते हैं, केवल ट्रेड नहीं करते हैं बल्कि एक लिंक को क्रिएट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज, हिस्टोरिक ट्रेड रूट्स, दीज रूट्स सच एज दोज कनेक्टिंग द इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है ना, साउथ एशियन कंट्रीज, ओके, टू मार्केट इन द बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, fostered robust trade interactions. Notably, trading interests attract the entities like the East India Company। देखो हमारे देश में आया था कुछ देर पहले, मैंने बताया ना कि ट्रेड के कारण ही ये हमारे देश में आए थे पनौती लोग। ठीक है ना, जो इलस्ट्रेट करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना, जो कि ये दिखाता है कि फॉरेन ट्रेड में हमारे जो हिस्ट्री में भी फॉरेन ट्रेड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आगे बात करते हैं। As it is core, the fundamental purpose of the foreign trade is to provide the producer with the opportunities। मतलब जो बंदे प्रोड्यूस करने वाले हैं, बेचने मैन्युफैक्चरर्स है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना टू एक्सटेंड देयर रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब वो जहाँ पे करेंटली प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वहाँ से और भी आगे बढ़ के अपने प्रोडक्ट को सेल करें थ्रू द फॉरेन ट्रेड। और ये कब कैसे हो सकता है, फॉरेन ट्रेड के कारण ही हो सकता है। आप जब अपने देश में बेच रहे हो, बहुत अच्छा बेच रहे हो, तो आपको जब एक्सपैंड करना है तो आप क्या करोगे, दूसरे के देश में जाके बेचोगे। प्रोड्यूसर कैन एक्सेस मार्केट इन अनदर कंट्रीज। ठीक है, इनेबलिंग देम टू सेल देयर गुड्स ग्लोबली, जिससे क्या होता है वो अपने प्रोडक्ट को बाहर की दुनिया के देशों में बेच पाते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर नेशन एक्सपैंड द रेंज ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट्स बियॉन्ड दोज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। मतलब कि ये कस्टमर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जिन बंदों को चीज़ों को बाय करना है, जो बायर्स है वो क्या कर सकते हैं, दूसरे देश से भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट उनके देश में नहीं होता है। और जिससे उनको क्या बेनिफिट मिलती है, उनको बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उनके सामने आ जाता है। इन द एसेंस फॉरेन ट्रेड प्रमोट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड बिटवीन द मार्केट। ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड क्या करता है, प्रमोट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द मार्केट्स, जो कि लीड करता है इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल। ठीक है ना, एज गुड्स डाइवर्स बिटवीन द मार्केट एंड प्राइजेस ऑफ सिमिलर आइटम्स टेंड टू इक्वलाइज, फॉरेस्टिंग द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द प्रोड्यूसर अक्रॉस द बॉर्डर। कहीं ना कहीं देखोगे जितने प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बीच में भी कंपटीशन बढ़ता है, जिससे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलती है। जैसे हमारे देश में जियो आया, कुछ देर पहले मैंने बोला ना कि 250 रुपये में, 300 रुपये में हम लोग 1 GB रिचार्ज करवाया करते थे 28 दिन, यानी 1 महीना जो भी कर लो इसके लिए। लेकिन जियो आकर के फ्री कर दिया, फिर 99 रुपीज़ में रोज 1.5 GB मिलने लगा। आज भी देखोगे तो 239 रुपीज़, अब तो खैर बढ़ गया प्राइस। अब देखो आज भी देखोगे तो आपको 299 रुपीज़ में आपको पर डे 1.5 GB डेटा मिल रहा है 28 दिन के लिए। देखोगे आज 2013-14 से भी सस्ता है, आज भी कंपेयर करोगे तो डेटा की प्राइस काफ़ी सस्ता है। और एयरटेल भी 10-5 रुपये ऊपर नीचे ही चलते हैं। भाई साहब क्या हुआ, दूसरे जो एयरटेल पहले भी तो लूटता था, पहले क्या एयरटेल नहीं कर सकता था, कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन एयरटेल ने ऐसा नहीं किया। अब वो कंपटीशन के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर प्रेशर पड़ा। देखिए क्या बोलता है, डिस्पाइट ऑफ द जोग्राफिकल डिस्टेंस प्रोड्यूसर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री नाउ वी क्लोजली अगेंस्ट ईच अदर इन द ग्लोबल मार्केट। देखोगे लोग अलग अलग कंट्री के हैं लेकिन एक दूसरे से कंपटीशन में हैं। देखोगे सैमसंग LG एक ही कंट्री का है, साउथ कोरिया का, लेकिन एक दूसरे से कॉम्पिटिट करती है। आप चाइना की कंपनी देखोगे, इंडिया की कंपनी देखोगे, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे ग्लोबल कॉम्पिटिशन भी ये क्रिएट कर रहा है। दस द फॉरेन ट्रेड प्लेड द वाइटल रोल इन द कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग द मार्केट अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री। देखोगे फॉरेन ट्रेड ना क्या करता है, मार्केट्स को इंटीग्रेट करने में जो डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन को, फॉस्टर करता है कंपटीशन को हमारे प्रोड्यूसर्स के बीच में पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है ना, ओके, आप इसको समझ सकते हो। चाइना टॉयज़ का एग्जाम्पल लिया, चाइना से बहुत ज़्यादा टॉयज़ आते हैं, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, रीड ओनली लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, रीड ओनली। ओके, रीड ओनली। NCERT का है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, NCERT आपके पास है। ओके, आगे बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब एक पूरे दुनिया, बोलते हैं ना वर्ल्ड इज लाइक वन होम, पूरी दुनिया को एक घर मान लो आप, और वहाँ पे कोई भी कंट्री का कंपनी कहीं पे जाके प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है, खरीद पा रहा है, व्यापार हो पा रहा है, ट्रेड हो पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। असाधारण सा भाषा में मैंने आपको बताया। चलो पढ़ते हैं क्या बोलता है इसमें। देखो इन द पास्ट 2-3 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब 10 साल
एक डिकेट्स में 10 साल होते हैं, तो 3 डिकेट्स मतलब 30 साल, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ नोटेबल ट्रेंड, देखोगे एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है एमॉन्ग द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू सीक आउट द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। इन्होंने सोचा है कि भाई साहब जो जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन्होंने फोकस किया है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन को, मतलब कि कम से कम दाम में हम लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करें वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। दिस हैज़ लीड टू द सिग्निफिकेंट रेज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द एमएनसी, जिससे क्या हुआ है हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो एमएनसीज के द्वारा किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये बढ़ गया। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली क्या करते हैं एमएनसीज जा करके अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर चीप होता है, प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं सेटअप करने का, लैंड वगैरह का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे अमेरिका की बात करें, एप्पल अमेरिका के कैलिफोर्निया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, क्योंकि अमेरिकन बहुत ज़्यादा सैलरी लेंगे, प्लस वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा महंगी है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत महंगा है। लेकिन वही बात करते हैं चाइना में, इंडिया में आकर के वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको काफ़ी रिलेटिवली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैन पावर जो होती है काफ़ी चीप लेबर मिल जाती है, यहाँ पे आपको लैंड काफ़ी सस्ता है कंपेयर करें अगर अमेरिका से। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होता है। तो कहीं ना कहीं एप्पल भी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन पे फोकस करता है। ओके, ये कंकरेंटली फॉरेन ट्रेड जो होता है ये नेशंस के बीच में सर्ज होते हुए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द ट्रेड बीइंग कंट्रोल बाय द एमएनसीज। देखो जो एमएनसीज है कंट्रोल करते हैं, और एक देश का दूसरे देश से कैसा रिलेशन होगा वो भी उनका ट्रेड तय करता है। कई देखोगे ना, कई जगह ट्रेड आपस में इतने अच्छे हैं कंट्रीज के कि वो चाह के भी लड़ नहीं पाते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज देखो कि चाइना और इंडिया के बीच में जो भी अनबन हुआ हमारे यहाँ इंडिया बॉर्डर पे कोविड के टाइम 2021 में, ठीक है, सियाचिन बॉर्डर पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने ऐसा झटका दिया चाइना को, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करके, कि चाइना छटपटा उठा कि भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो रोना धोना चालू कर दिया चाइना कि नहीं, क्योंकि पैसा नुकसान होना चालू हो गया ना चाइना को, और चाइना को हैवीली इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के आ जाने से। इसलिए चाइना काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में भी रहता है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनियां हैं वो चाइना छोड़ के इंडिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर रही हैं, जिससे क्या हुआ कि इंडिया के पास तो वो रोजगार एम्प्लॉयमेंट वगैरह आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन चाइना से वो जा भी तो रहा है, क्योंकि चाइना में फैक्ट्री बंद कर रही है, इंडिया में ओपन कर रही है, तो चाइना के लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं, वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी वो कम हो रही है। तो इससे चाइना काफ़ी ज़्यादा क्या है, फ्रस्ट्रेटेड भी है इंडिया से, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना जेलस फील करना, वो वाला फील आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मल्टी ऑटो मेकर फोर्ड मोटर्स, आपने फोर्ड मोटर का नाम सुना होगा, फोर्ड के बहुत सारे गाड़ी आते हैं, ठीक है, ऑपरेट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है डेट ओनली कैटर द डोमेस्टिक मार्केट, जो क्या करता है केवल डोमेस्टिक मार्केट को नहीं कैटर करता, बल्कि यहाँ पे गाड़ी बना के वो इंडिया के बाहर भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, बहुत सारी गाड़ी बनाते हैं इंडिया में, फोर्ड मोटर्स इंडिया में भी वो गाड़ी बेचते हैं और इंडिया के बाहर भी जाकर बेचते हैं। Additionally, the plants export car component to the Ford various factory worldwide, ये दुनिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भेजते हैं। Similarly, MNC engage in the extensive trade both the goods and services, contributing to the integration of the products and market across the border। ऐसे ही सारे कंपनी किया करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, The result of the increased foreign investment and trade has been greater integration of the production process and market worldwide। ठीक है ना, देखोगे हमारे यहाँ जो हमारा इंक्रीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बड़े हैं, वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, मार्केट वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक इंटीग्रेशन भी क्रिएट किया, लोग आपस में इंटीग्रेट हुए, कनेक्ट हुए हैं। ये फिलोमिना कॉमनली रेफर टू एज अ ग्लोबलाइजेशन, और इसी फिलोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, विच इंटेल्स द रैपिड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लोग आपस से इंटरकनेक्ट होना को इंटीग्रेशन कहते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो जाती है। देखो हम लोग अमेरिका में ना रह के भी अमेरिका के बहुत सारे कल्चर से वेल नोन है, उनको फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग फास्ट फूड भी कंज्यूम करते हैं, मैकडी हो गया, बर्गर किंग्स हो गए, आप पिज़्ज़ा हट देखते हो, डोमिनोज देखते हो, सारे अमेरिकन कंपनी है। हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, एडोबी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या है, अमेरिकन कंपनी है। ओके, अगेन बात करते हैं हम लोग कल्चर, हमारे देखोगे कार देख लो, तुम फोर्ड देख लो, हमारे पास आते हैं वॉल्क्सवैगन आते हैं, ये सारे अमेरिकन कंपनी में आ जाते हैं जनरली, ठीक है ना। फिर मान लो आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अपने को थोड़ी बर्गर पिज्ज़ा का आइडिया था यार, बट खाते हैं, हम लोग को पसंद है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एमएनसी के कारण नहीं हो पाया, हम लोग कल्चरल एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है इंडिया के बाहर कई जगह एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, हमारे कढ़ाई पनीर बनता है, बटर चिकन बनता है, बटर पनीर बनता है, कढ़ाई पनीर बनता है, पनीर लबाबदार बनता है। आउट ऑफ द इंडिया लोगों को एक बार जो खा लेते हैं इंडियन फूड, वो इंडियन फूड ही खाना चाहते हैं, क्योंकि कल्चर एक्सचेंज हो गया ना, उनको पता चला भाई कि इंडिया में भी अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। क्योंकि वो जो खाना खाते हैं केवल ब्रेड, बेसिकली क्या होता है, जनरली क्या खाते हैं, बर्गर पिज्ज़ा ये सब चीज़ खाते हैं, तो उनको एक बटर खाना ऑप्शन मिलता है। और हमारे पास जो कि एक ये खाना था, तो हम लोग इससे भी थोड़े बहुत बोर हो गए थे, पता नहीं कौन बोर होता है, बट हम बोर
हो गए थे, या फिर यूँ कह सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिला कि हमें पिज़्ज़ा नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिली। तो कहीं ना कहीं एमएनसी के कारण ही पॉसिबल हो पाया, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया, जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। एज रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ इन द क्लोजर कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आप देखोगे एक दुनिया के एक छोर से आप दूसरे छोर तक आराम से कॉन्टैक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप बैठ कर अमेरिका में भी चैटिंग कर लो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बहुत सारे मीडियम्स आपको देखने को मिलता है। आप यूट्यूब पे बैठ के वर्ल्ड का बहुत कहीं का भी यूट्यूबर कोई भी वीडियो अपलोड करता है, आप देख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन के कारण तो पॉसिबल हो पाया है, ठीक है ना। यहाँ पे गुड्स के मूवमेंट, सर्विसेज सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हो जाते हैं, आप चेंज होते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन द कंट्रीज। दूसरा कनेक्शन है एक दूसरे कंट्री के बीच में कनेक्ट होने का, वो है लोगों का आना जाना इस कंट्री के बीच में। जैसे अमेरिका लोग इंडिया से जाते हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, तो क्या बेसिकली लोग भी आते जाते हैं, तो लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं और फिर आपस में कनेक्ट होते हैं। वाइल पीपल ट्रेडिशनली माइग्रेट इन द सर्च ऑफ द बेटर इनकम। जनरली लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं भाई? बेटर इनकम के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। जैसे अपन अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन लोग भी अब कई बार इंडिया में आते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, घूमने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ट्रैवल होता है, इससे कंट्री भी इंटरकनेक्टेड होती है, लोगों का कल्चर एक्सचेंज होता है, लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ठीक है। दे हैव बीन लिमिटेड इंक्रीज इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन ड्यू टू द वेरियस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द रिसेंट डिकेड्स। हाँ, आज के समय में देखोगे काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री के लोगों को अपने कंट्रीज़ में आने से रोकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये लोग इंडिया से कोई बंदा है, मान लो इंडिया में काम करता है तो उसको 20,000 रुपये मिलता है, ठीक है, रुपीज़ में मिलता है, ओके। लेकिन अमेरिका में जाके वो $20,000 कमा सकता है, तो जो कि देखोगे डॉलर की तो कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये बेचारा अमेरिका में जाके आराम से जॉब कर लेगा। लेकिन वहीं अमेरिका का जो बंदा होगा वो मिनिमम $50,000 तो चाहेगा ना यार। तो एक तरीके से देखो, वहाँ की जो कंपनी है वो अमेरिकन बंदे को थोड़ी जॉब पर रखेगी, बोलेगी ये $50,000 मांग रहा है, इससे बेटर है कि $20,000 में काम कर रहा है, मेहनत से काम भी कर रहा है, इसी को रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो डेवलप कंट्री है वहाँ के लोग ही बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे, तो ये इश्यूज आने लगते हैं। इस वजह से कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो बाहर के माइग्रेट वर्कर्स होते हैं उनको रोकती है अपने कंट्रीज़ में आने से, ओके, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक होता है टेक्नोलॉजी। देखो समय के साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुआ है, देखोगे एक समय हुआ करता था हम लोग टेलीग्राम मतलब जो ऐप यूज़ करते उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेलीग्राम लेटर्स से हम लोग करते थे, आदान प्रदान चीज़ें मतलब शेयर किया करते थे। लेकिन देखो समय के साथ कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं। आज के समय में एक तरीके से आप चैट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इंटरनेट के थ्रू बेसिकली बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, एक रीजन से भी दूसरे रीजन के बीच में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं लिबरलाइजेशन। देखो ये इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझाया है, ईमेल वगैरह, वॉइस मेल वगैरह वगैरह के बारे में। आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ध्यान देना, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ बैरियर्स। देखो इससे क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अपने रूल्स को थोड़ा लीलियंट कर लेती है। लीलियंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो विदेश की कंपनी है हमारे देश में आसानी से आ सके, अपना बिजनेस कर सके, जिससे क्या हो सके कि वो दूसरे कंट्री का कंपनी हमारे देश में काम करेगा तो हमारे यहाँ लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, प्लस हमारी कंट्री भी दूसरे कंट्री में जाके जॉब कर पाए, प्लस हमारे कंट्री के जो कंपनीज़ है वो भी जा करके दूसरे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर पाए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा कड़ी होती है, सख्त नियम जो होते हैं उनको थोड़ा आसान कर देना, जिससे बिजनेसेस को हम लोग बढ़ावा दे पाएँ, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ को कहा गया है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट ईजियर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर चाइनीज टॉय बीन इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। हम लोग चाइना से क्या होते हैं, खिलौनों को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। इफ द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ द टॉयज, अगर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है कि भाई साहब आप चाइना से कोई भी 100 रुपये का अगर खिलौना मंगवाते हो तो इस पर 40 रुपीज़ का टैक्स लग जाएगा। मतलब इसकी कॉस्ट आते ही आते देश में 140 रुपये पड़ जाएगी। और मान लो कोई बंदा बेचेगा तो इस पर हो सकता है 60 रुपीज़ का इस पर अपना प्रॉफिट जोड़े, यानी 200 रुपये का ये टॉय बेचेगा, ठीक है ना। तो इट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टर, रिजल्ट द हायर प्राइस फॉर द कंज्यूमर, जिससे कंज्यूमर को 200 रुपये पे करने
पड़ेंगे सेम खिलौने के लिए, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगी, डिमांड जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इंडियन जो बंदे हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, जो चाइनीज़ जो खिलौनों को बना रहे हैं, उनको खिलौने बनाने में 100 रुपये का कॉस्ट लगता है और 60 रुपीज़ ये अपना प्रॉफिट इस पर जोड़ते हैं, तो 160 रुपीज़ में इनके खिलौने पड़ेंगे। तो एक कंज्यूमर जो मार्केट में जा रहा है खिलौनों को खरीदने के लिए, वो देखेगा यार ये खिलौने 200 का आ रहा है, ये 160 रुपये का आ रहा है, तो ये वाला परचेस कर लेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रह जाएगा, चाइना नहीं जाएगा, ठीक है ना। सच टैक्स इंपोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड बैरियर। ये क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर के एग्जाम्पल होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है रेगुलेट करने के लिए फॉरेन ट्रेड को। कई बार इसको बढ़ाया भी जाता है, कई बार इसको घटाया भी जाता है। इसको कंट्रोल किया जाता है टाइप्स एंड क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है ना, जो हमारे कंट्री में गुड्स आ रहे हैं। लगता है जैसे हमारे देश में देखो ऑयल बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, अब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आके मस्टर्ड ऑयल बेचेगी तो हमारे देश के लोग फिर कैसे बेचेंगे, तो उस पर टैक्स लगा के हम लोग उसको महंगा कर देंगे, जिससे हमारे देश के लोग पहले प्रोडक्ट को सेल कर पाए। लेकिन मान लो कोई प्रोडक्ट हमारे देश में, जैसे कोई ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे देश में नहीं बनता है, और हमारे दो देश के लोग हैं, उनको उस मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, कई बार उस टैक्स को कम भी कर देती है। या फिर मान लो कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंडर भी क्या करते हैं लोग, टैक्सेस को कम कर देते हैं। ओके, इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हमारा नया नया देश आज़ाद हुआ तो इंडिया इम्पोज द ट्रेड बैरियर्स। हमारे देश ने बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स लगा दिया बाहरी कंपनियों पे, और हमारे देश की कंपनियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, उल्टा काम हो गया। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हमारे यहाँ कंपनियाँ पनप नहीं पा रही थी, लाइसेंस राज हो गया था, हैवी करप्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बैकलैश झेलना पड़ रहा था, और एक समय आ गया था कि हमारे देश के पास मात्र 8 से 10 दिन का बोलते हैं ना पैसे बचे हुए थे देश को चलाने के लिए। उसके बाद शायद हमारा देश बैंकरप्ट हो जाता है, ऐसा दशा हो गया था। तो उस केस में 1991 में हमारे देश में एलपीजी आया, मतलब बेसिक एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एलपीजी को इंट्रोड्यूस कराया हमारे देश में, ठीक है ना। और इस समय हमारी इकोनॉमिक, और ये डिसीजन हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा टर्न लेके आया। जो हमारा देश एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था, फिर ओपन इकोनॉमी हो गया, और हमारे यहाँ तेज़ी से बाहरी जो कंपनियां इंडिया में आना स्टार्ट कर दी, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट किया, जिससे हमारे इंडिया के पास गवर्नमेंट को भी कमाई करने का मौका मिला टैक्सेस वगैरह के थ्रू, और फिर चीज़ें धीरे धीरे सही होना शुरू हो गई। एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि कानून को काफ़ी ज़्यादा जो सख्त हुआ करता था उसको आसान कर दिया गया विदेशी कंपनियों के लिए, जिससे वो इंडिया में आकर के व्यापार कर पाए। प्लस प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया गया। गवर्नमेंट का कहना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ कि हर वो काम करेगी गवर्नमेंट, जितने कंपनियां बनाना है गवर्नमेंट ही बनाएगी, वही संभालेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल को अधिकार नहीं था। अगर आप और मैं चाहते कि अपना खुद का कंपनी बना ले तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हुआ करता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, ये वो बहुत पंचायत हुआ करता था। समझ लो एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप का टास्क था। तो उसको आसान कर दिया गया कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल आसानी से अपना प्राइवेट बोलते हैं ओनरशिप वाला बिजनेस को खड़ा कर पाए। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया भर की जितनी कंपनी थी जिसको हम लोगों ने इंडिया में आने से रोक रखा था, उनको अलाउ कर दिया गया कि अभी हमारे देश में आइए, अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए, और हमारी कंपनियां भी आपके देश में जाके आपके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी, ठीक है ना। दिस डिसीजन एम टू स्टिमुलेट द कंपटीशन। इसका एम क्या था, कंपटीशन को स्टिमुलेट करे, इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, और अलाइन करे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। कॉन्सिक्वेंटली बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर रिमूव। जो भी बैरियर लगाए गए थे उसको रिमूव कर दिए गए थे, ठीक है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स होते थे उसको बहुत आसान किया जा सके फॉरेन कंपनी के लिए, और एस्टैब्लिश किया जा सके ऑपरेशन इन इंडिया में, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन टू इनेबल द फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डिसीजन रेफर टू द लिबरलाइजेशन। ओके, बता दिया ना, जो यहाँ पे ट्रेड करने में काफ़ी जो चीज़ें रूल्स वगैरह को आसान कर दी गई, ठीक है। विथ लिबरलाइजेशन बिजनेस हैव मोर फ्रीडम टू इंगेज इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट इम्पोज द फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ जगह थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन रख रही थी, बाकी सब जगह रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट हट गया था, जो कि क्रिएट करता था एक लिबरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री है उसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि यूएसए भी WTA का मेंबर है, इंडिया भी है, चाइना भी है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, WTA में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने का एक बेसिक कंडीशन ये होता है कि आपका
इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट कंपनी जाकर के यूएसए में बेच सकती है, यूएसए मना नहीं करेगा, और इंडिया अपनी कोई भी प्रोडक्ट ले जाकर के यहाँ की कंपनी चाइना में भी बेच सकती है, चाइना भी मना नहीं करेगा। सेम केस है, चाइना भी अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकती है, यूएसए में बेच सकती है, कोई भी कंट्री एक दूसरे को मना नहीं कर सकता। मतलब कि एक दूसरे जितने कंट्रीज़ है उनकी कंपनियाँ एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाकर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकती हैं। यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव है कि मतलब है कि दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ट्रेड है, उसको हम लोग जितना ज़्यादा हो सके ईजिली और सिंपल वे में इन्हांस कर सकते हैं। द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द फ्लुएंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो समर्थन करते हैं रिमूवल ऑफ द बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इनका कहना है कि ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे किसी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन अर्ज दैट ऑल द बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर डिटरमेंटल एडवोकेटिंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री ट्रेड। इनका कहना है कि भाई साहब जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ट्रेड पे, जो एक कंट्री के कंपनी को दूसरे कंट्री में जाकर के व्यापार करने से रोकते हैं, उनको रिमूव कर देना चाहिए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बीइंग अ लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया जाए, मतलब किसी भी देश की कोई भी कंपनी जाके दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। ओके, आगे बात करते हैं। इस्टेब्लिश्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्री, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल्स गवर्निंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड मॉनिटर द कंप्लायंसेस। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे क्या करते हैं, कंट्रीज को मॉनिटर करते रहते हैं, और जो इनके मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं कि ये रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस ग्रुप से निकाल भी दिया जा सकता है। करेंटली अराउंड देखोगे दुनिया के 160 जो देश है वो WTO के मेंबर है। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ इट्स एम प्रमोटिंग द फ्री ट्रेड, देयर आर क्रिटिसिज्म दैट developed the country after maintain unfair trade barriers while pressuring the developed countries to remove their। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई जगह इसके मेंबर होने के बावजूद भी कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं। कई डेवलप कंट्रीज जो होते हैं अनफेयर ट्रेड बैरियर्स अपने कंट्रीज में लगा के रखते हैं, और डेवलपिंग कंट्री को बोलते हैं कि भाई तुम बैरियर्स को हटा दो। मतलब US मान लो डेवलप कंट्री, वो बोलेगा देखो गूगल इंडिया में जाके जितना कमाने का कमा, लेकिन इंडियन कंपनी जब अमेरिका जाती हैं तो उनको रोकेगा, देख बेचेगा तो टैक्स लगाएंगे, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है, और ये होता है, एक्चुअली में होता है। यूरोपियन यूनियन जितने यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह जितने कंट्रीज है, वो अगर कोई कंपनी वहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो हर एक चीज़ से जांचेंगे तुमको, तब अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे आप मेरे देश में आके बेचिए। लेकिन वो अपना रद्दी प्रोडक्ट तुम्हारे देश में जाके बेचेंगे, आप बोलेंगे तुम हमको अलाउ कर। जैसे नेस्ले का एक सेरेलेक आता है, सेरेलेक बच्चों के देखोगे खाने का चीज़ होता है, बच्चों को खिलाया जाता है। वो इंडिया में जो बिकता है और जो यूरोप में बिकता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में जो बिकता है वो रद्दी होता है, बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। जॉनसन बेबी के जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में कई जगह तो वो बैन है, कैंसर काउज करते हैं भाई साहब, उनमें कैंसर काउजिंग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स पाए गए। लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स बिकता है, लोग प्राउडली यूज़ करते हैं, हम लोग तो जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका में कई जगह बैन कर दिया है। किंडल जो है जिसमें बीफ का बोलते चर्बी मिला रहता है, गाय की चर्बी मिली रहती है, ठीक है ना, गाय के मांस का। सोचो बींगा अगर सनातनी हिंदू हो तो आपके लिए वर्जित है खाना, लेकिन सोचो हमारे किंडल जो है लोग शौक से खाते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, देखोगे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे शुगर वगैरह का यूज़ किया जाता है, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पाम ऑयल में बनाया जाता है प्रोडक्ट को दे दिया जाता है। पाम ऑयल बहुत ही गंदा होता है सेहत के लिए, कोई भी बंदा पाम ऑयल खा रहा है समझ लो एक तरीके से वो पॉइजन कंज्यूम कर रहा है, इतनी बुरी दशा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द अनइक्वल ट्रीटमेंट इज एविडेंट एंड ऑनगोइंग डिबेट ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड where developing countries often face the pressure to open their market and facing the barrier accessing the developed country markets। देखोगे ये हमेशा ये डिबेट चलता रहता है कि जो एक डेवलप कंट्री है वो हमेशा अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि अपना डेवलप कंट्री है वो अपना जो इकोनॉमी है उसको क्लोज रखे, उसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स है वो कम से कम आए, लेकिन कोशिश करती है कि जो डेवलपिंग कंट्री है ओके, जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो अपना इकोनॉमी खुला रखे, उनके जो कंपनी है वो जाके कुछ भी बेचे, उनके कंपनी उनके कंट्रीज़ में वो चलेगा, ठीक है। मतलब अपने बारे में केवल ये सोचते हैं। और इसमें डेवलप कंट्री कौन है, वही अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, यही छपरी लोग हैं और कोई नहीं है।
और सहना किसको पड़ता है? इंडिया जैसे कंट्री को, नेपाल जैसे कंट्री को, हमारे जैसे जो सिंपल कंट्री ये बेचारे भुगतते हैं। आगे ध्यान देना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। देखो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट था, तो देखो एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल गई, ये कंपटीशन बढ़ा दिया, लोगों के पास चॉइस आ गया प्रोडक्ट का, प्लस क्वालिटी भी देखने को मिल गई, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट लोगों के पास अवेलेबल हो गए, ठीक है ना। देखोगे प्रोडक्ट की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई, ठीक है ना। लोगों के पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे अच्छे क्वालिटी के साथ अवेलेबल होने लगे। तो इससे पहले केवल गवर्नमेंट कंपनी ही बनाया करती थी प्रोडक्ट्स को, तो उतने अच्छे क्वालिटी में नहीं बनता था, ठीक है। कई बार तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होता था, तो नए नए प्रोडक्ट मिलने चालू हो गए, अच्छे क्वालिटी में अच्छे क्वांटिटी के साथ मिलना चालू हो गए, तो ये एक बेनिफिट हुआ। दूसरा, इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। अब प्रोड्यूसर एंड वर्कर पे क्या इंपैक्ट आया, तो देखो यहाँ पे एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया, जो कि पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्री कैटरिंग करते थे, वेल ऑफ बायर्स, ठीक है ना। एज सेल फोन्स हमारे देश में आने लगे, ऑटोमोबाइल्स के अच्छे क्वालिटीज वैरायटी आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हमारे देश में आने लगे जो कभी नहीं थे उतना। दिस हैज़ क्रिएटेड द न्यू जॉब, जो नए नए जॉब को भी क्रिएट करने लगे, लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट देने लगे, रॉ मटेरियल्स जो बनाने वाली कंपनीज थी। इंडियन कंपनीज की अगर बात करें तो हमारे सम ऑफ द टॉप इंडियन कंपनी हैव थ्राइव द एमिस्ट इंक्रीज कंपटीशन। जो हमारी इंडियन कंपनी थी उनके सामने भी कंपटीशन देखने को मिला, जिससे वो भी ज़्यादा इनोवेशन करने लगी। दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूव किया इन्होंने मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन को, फॉर्म द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनी, जैसे हीरो होंडा का भी एग्जांपल लिया ना। 7 इंडियन कंपनी हैव इवन एक्सपैंडेड ग्लोबली। हमारे देश के भी काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज थे जो कि ग्लोबली एक्सपैंड करके, जैसे टाटा देखने को मिलता है, रिलायंस देखने को मिलता है, एयरटेल देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, ठीक है, महिंद्रा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं सर्विस सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपनड अ न्यू एवेन्यू फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। देखो हमारे देश में बहुत सारे IT कंपनी बन करके निकले, जैसे TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाता है, इन्फोसिस हो जाता है, जोहो हो जाता है, बहुत सारे कंपनीज है यार। आप विप्रो देख सकते हो, बहुत सारे कंपनीज है जो क्या करते हैं, इंडिया के बाहर जाके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, अपने सर्विसेज को बेचने लगे, जैसे कि प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बेचने लगे, कॉल सेंटर्स के सर्विसेज देने लगे, डेटा एंट्री के सर्विसेज देने लगे, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, ये सारी सर्विसेज देने लगे, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के साथ डेवलप कंट्री को, ठीक है, जिससे हमारे देश की भी इकोनॉमी काफ़ी हद तक सुधरने लगी, ठीक है, और हमारी कंपनीज की भी कमाई होने लगी। आगे बात करते हैं चेंजिंग वर्क कंडीशन। ध्यान देना, द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैव बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्टर। देखोगे बेनिफिट ना हर एक सेक्टर को हुआ है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बेनिफिट हुआ दूसरे सेक्टर को नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे वर्कर थे, स्पेशली अगर बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तीनों ने चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस किया वर्किंग कंडीशन को लेकर, लिमिटेड प्रोटेक्शन इनको दिया गया, बेनिफिट्स बहुत कम दिए गए। इवन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर लाइक सुशीला नो लॉन्गर इंजॉय द सेम level of protection benefits as before, as condition of the work have started resembling those unorganized sector। देखो वर्कर कंडीशन चैलेंज बन करके आई, कहीं ना कहीं कंपनियां अपने बारे में सोच रही थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच रही थी। इस केस में वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, उनकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा। ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बात हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया। और ये सुशीला वाला जो केस है वो यहाँ पे दिया गया है NCERT में, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। देखो प्राइवेट सेक्टर है तो वो फोकस करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, लोगों को एक जो एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, जो सरकारी नौकरी होती थी, जो लाइफ टाइम वाला नौकरी हुआ करती थी, वो नहीं मिलने लगा लोगों को। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होने लगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, आप इसको पढ़ोगे, ये जो सुशीला वाला स्टोरी है यहाँ पे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये काम आपका है पढ़ने का, राइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सुशीला का एग्जांपल, NCERT ने बताया कि सुशीला को क्या दिक्कतें आई, उसके हिसाब से हमें बताया गया। अब क्या डिटेल थी, अधिक जानकारी के लिए इस वाले पेज को ज़रूर से पढ़ लेना। ओके, आगे बात करते हैं। देखो मेरे को ना पढ़ने का रीज़न है कि मैंने कम समय में चीज़ों को कवर करके मैक्सिमाइजेशन के साथ आपको देना है। जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको क्लिक कर रहा है चीज़ें, और मेरा यही पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये कहीं से भी ये नहीं है कि आपको डिटेल एकदम पढ़ा के लाइन बाय लाइन दूँ, क्योंकि वो 6-7 घंटे लगेंगे भाई। मेरे को एटलीस्ट 8 घंटे चाहिए इस चैप्टर को कवर कराने के लिए, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह मैं लेता हूँ, राइट। तो 8 घंटे का काम 1 घंटे में करके दे रहा हूँ, 1 घंटे सवा घंटे जो भी बोल लो करके दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे भाई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जो 4-5 घंटे के होते हैं वो
शायद ही कोई देखेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो। ये मत समझना कि सर डंडी मार रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं डंडी नहीं मार रहा, आपको ये काम करके दे रहा हूँ, आप प्लीज़ पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, मैं रिप्लाई करूँगा। बट अगेन रेगुलर क्लास में मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ाता हूँ, चीज़ों को कवर कराते हुए डिटेल में समझाते हुए पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास यही ऑप्शन है तो मैं इसी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन होना बड़ी बात नहीं है, फेयर तरीके से ग्लोबलाइजेशन होना ये बड़ी बात है। एक छोटा कंट्री है भूटान मान लो, और एक बड़ा कंट्री है जैसे फ्रांस मान लो, ये अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन ये बेचारे ये प्रोडक्ट अपने यहाँ पे बेच ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट तो होगा नहीं, यहाँ पे केवल फ़ायदा इस कंट्री को हो रहा है। तो ये एक फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा हम लोग को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द एविडेंस प्रेजेंटेड हाईलाइट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जो कंट्री डेवलप्ड है उनको अनवांटेडली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो कंट्री डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग फेज में है या फिर डेवलप्ड ही नहीं है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलने को मिलता है। विथ एजुकेटेड स्किल्ड एंड वेल्दी इंडिविजुअल रिपेलिंग द मोस्ट एडवांटेजेस वाइल अदर लेफ्ट बिहाइंड। देखो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में भी देखोगे कंट्रीज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनको तो बेनिफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टू अचीव अ मोर इक्विटेबल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ्टन रेफर टू एज अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, सबको अगर एक समान बेनिफिट दिया जाए, इसी को हम लोग कहीं ना कहीं एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के रूप में देखेंगे। एफर्ट मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी आर एक्सेसिबल टू दैट ऑल द बेनिफिट्स शेयर्ड बाय द इवनली। मतलब कहते हैं ना, जो भी बेनिफिट्स है, जो भी एडवांटेजेस है, सबको इक्वल रूप से मिले, ऐसा कोशिश कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल्स को ही बेटर आपको जो चीज़ें हैं बेनिफिट्स है वो मिले, बाकी लोगों को ना मिले। कहीं ना कहीं ये पार्शलिटी क्रिएट करती है। ओके, Government play the crucial role in promoting the fair globalization and implementing the policy that the प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन। ये गवर्नमेंट का काम है कि इस तरीके का रूल्स एंड लॉ लाए जिससे क्या हो सके, लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और ये देखा जा सके कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। ठीक है, नॉट जस्ट अ प्रिविलेज फ्यू, कुछ लोगों को केवल प्रिविलेज नहीं देना है बल्कि सभी को क्या करना है, बेनिफिट प्रोवाइड कराना है। दिस कैन इंक्लूड इन्फोर्सिंग द लेबर लॉ। हमारे देश में लेबर लॉ होने चाहिए, वर्कर के राइट्स को लेकर के काम करना चाहिए। स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके इन्हांस किया जाए, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस यूटिलाइज करनी चाहिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को व्हेन नेसेसरी टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जरूरत पड़ने पे आप कुछ ऐसे बैरियर्स को भी लगा सकते हैं जो कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब समझो क्या है, मान लो कि कंपनी में बहुत ऊंचे लेवल के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको तो सारे बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, सुपरवाइजर हो गया, लेबर हो गया, उनको बेनिफिट नहीं मिलता उस कंपनी में, उनको सैलरी भी नहीं मिलती, उनको कम सैलरी पे ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो इस चीज़ की बात हो रही है कि ऐसा ना हो कि जो बंदा टॉप लेवल पे उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है और नीचे वाले को कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ही कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट कैन एडवोकेट फॉर द फेयरली इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। गवर्नमेंट ये भी फोकस कर सकती है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूल बनाया जाए जो कि बहुत सारे नेगोशिएशन के साथ गुजरे। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर करे बाई अलाइंग विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि दूसरे कंट्रीज से भी जो इंटरेस्ट से क्या करे, अलाइन करे। दे कैन कलेक्टिवली चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ द डेवलप्ड नेशन, जो कि डेवलप नेशन जो है उनके जो मनमाना है उनको ये चैलेंज करे। आप बोले कि नहीं भाई देख, यहाँ पे केवल तू काम नहीं कर रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो केवल तुम्हारा इंटरेस्ट काम नहीं करेगा बल्कि हमारा इंटरेस्ट भी वहाँ पे रिलेवेंट है। आगे बात करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑल्सो हैव अ वाइटल रोल टू प्ले इन एडवोकेटिंग फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। मैसिव कैंपेन रिप्रेजेंट बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड their ability to influence important decisions related to the trade, investment, to the WTO and other international forum। देखोगे समय समय पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी किए हैं, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द WTO इन हांगकांग 2005 में जो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस हाईलाइट द पावर ऑफ ग्रास रूट मूवमेंट। ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं उनके में मूवमेंट आता है तो कितने पावरफुल वो भी हैं। इन शेपिंग द पॉलिसीज़, ये प्रेशर डालते हैं कि भाई पॉलिसी सही करो, चीज़ें ठीक करो जिससे हमारे साथ भी जस्टिस हो पाए। ओके, और यही मकसद होता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सेटअप पीपल्स को ही सारे बेनिफिट्स मिल जाए। ये बिल्कुल वैसा है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में तुमने पढ़ा था, उसमें कलर्जी, नोबेलिटी और तुम्हारे कॉमन पीपल्स थे। तो कॉमन पीपल जो थे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था,
वो बेचारे टैक्स भी देते थे, और जो कलर्जी थे, नोवेल्टी थे, उनको सारे बेनिफिट, सारे प्रिविलेजेस वगैरह मिलते थे, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। ये बिल्कुल वैसा ही कंपनी में जो सीनियर लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंप्लॉयज़ होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनको तो बोलते हैं ना अमीर अमीर होता जाता है, लेकिन जो बेचारे जो गरीब है, तो पूरे लोग हैं, बेचारा जॉब कर रहा है, नॉर्मल लेवल पर इंप्लॉय है, उसको सारे बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना उनकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए फिर ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 कंप्लीट होते हुए, और कंज्यूमर राइट्स देखो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं डालने वाला, तुम अपना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको इसकी नीड है तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो एंड अपलोड। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। हाउएवर ये केवल प्रोजेक्ट वर्क है, आपके एग्जाम में नहीं आता, कटा हुआ है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा हूँ। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना डिमांड रखते हो, अगर डिमांड रखोगे तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा इसको। ओके, अब मेरे हिसाब से बात करता हूँ तो मेरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही कवर हो गया है, ठीक है ना। मैंने चैप्टर 4 आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जितना मेरे से हो पाया है। अगेन एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, जो भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन कराए हैं एनसीईआरटी के हिसाब से है, आप प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से अलाइन होकर पढ़िए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन को है उसको प्रैक्टिस कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे वन शॉट में, जिसमें तह तक जाकर के मैंने चीज़ों को पढ़ाया जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया। अगेन गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, कमी रह जाती हैं, उस कमियों को फ्यूचर में दूर किया जाता है। वो मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, आपकी फीडबैक से। आपको लगता है कि सर कुछ कमी रह गई, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर होता, आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन चीज़ों को मैं इंप्रूव करूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर के लिए प्लीज़ छोटी सी फीडबैक जरूर देना, प्यारा सा फीडबैक, आपको अच्छा लगा जो भी है, क्योंकि आपका फीडबैक, अगेन मैं बोलता हूँ, केवल ये फीडबैक नहीं है, कमेंट केवल कमेंट नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है, जो मेरे को और मोटिवेट करती है आपके लिए मेहनत करने के लिए। ओके, तो इकोनॉमिक्स हमारा कवर होते हुए अगले चैप्टर हम लोग सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगले चैप्टर से पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कवर कर रहे होंगे। हमारा पॉलिटिकल साइंस अगर मैं दिखाऊं आपको तो कितने चैप्टर से मैं आपको शो करना चाहूँगा। देखिए हमारा चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, फिर 2 है फेडरलिज्म, 3 है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एंड 4 होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 4 चैप्टर इसमें होने वाले हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शायद नहीं है, वो मैं चेक कर लूँगा, राइट। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर्स है जिसको हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो जाएगा। अगेन मैं इसको भी इसी तरीके से कवर करूंगा, प्रॉपर्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड फाइनली फिर हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। अगेन प्रिंट कल्चर वगैरह हमारे प्रोजेक्ट, हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, हम केवल प्रोजेक्ट वर्क है। और ज्योग्राफी में रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं। खैर अभी हम लोग का बहुत बचा हुआ है सिलेबस। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, तो पार्टी करो, कमेंट में बताओ सर मज़ा आ गया इकोनॉमिक्स पढ़ के। और चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे हो तो जाकर देखो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ, साइंस, सारे लेक्चर्स तुमको यहाँ पे इस वाले यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। अगर बहुत दिन बाद इस लेक्चर को देख रहे हो तो सारे प्लेलिस्ट बने होंगे, जाकर के चेक करो, देखो, अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।